गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? होपफुली ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और सरकार द्वारा कोविड-19 के मद्देनज़र जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उसका पूरी ईमानदारी से और सख्ती से पालन करके अपने आप को सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास कर रहे होंगे और ये आपको निरंतर करते रहना है। और इसी बीच क्योंकि आप महाविद्यालय शिक्षा के छात्र भी हैं तो शिक्षा पर भी आपको अपने अध्ययन पर भी उसी अनुपात में ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी हैं कि क्लासरूम टीचिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही है, जिसमें कि एक अल्टरनेट चैनल यूट्यूब चैनल हमने क्रिएट किया है जिसके माध्यम से वीडियो उसको रिकॉर्ड करके आपके मोबाइल तक उन्हें पहुंचाया जाएगा, मोबाइल तक आपके शिक्षा पहुंचाई जाएगी। तो इसी कड़ी में आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको विनियामक अधिनियम 1773 हिंदी में अगर हम कहना चाहें तो कह सकते हैं, क्योंकि हमारा बीए सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था है और भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रथम यूनिट में संविधान का इतिहास हमें पढ़ना है। हालांकि सिलेबस के अंतर्गत केवल 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम दिए गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों पढ़ने जा रहे हैं या क्यों हमें पढ़ना चाहिए। तो इसका उत्तर ये है कि जिस संविधान को वर्तमान में हम लोग आज पढ़ते हैं और जिस आधार पर आज भारत की राज्य व्यवस्था संचालित होती है, उसका निर्माण या उसका आरंभ कैबिनेट मिशन 1946 से नहीं हुआ, या उससे और पीछे चले तो 1935 के अधिनियम, या उससे पहले और चले तो 1919 और 1909 का अधिनियम, या उससे पहले भी हम स्वराज की मांग में अपने संविधान के निर्माण की मांग के रूप में उसके लक्षण देख सकते हैं। परंतु संविधान की कहानी कहाँ से शुरू होती है या संविधान निर्माण के बीज कहाँ सर्वप्रथम बोए गए, जब हम इस बात की खोज करना चाहते हैं तो हमें इतिहास का सहारा लेना होता है। समाज विज्ञानों की हमेशा से खूबसूरती रही है कि यहाँ पर भिन्न भिन्न जो विधाएं हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर तथ्यों को खोजने का कार्य करती हैं, घटनाओं को स्पष्ट करने का प्रयास करती हैं। तो इसी क्रम में कक्षा हमारी राजनीति विज्ञान की है, लेकिन आज इतिहास इस कक्षा पर राज करेगा और इतिहास की उंगली पकड़कर ही हम उस कालखंड में चलेंगे जिसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना था। इस एक्ट को क्यों पढ़ना है, इस एक्ट की महत्व क्या है, ये भी आगे चलकर आपको स्पष्ट हो जाएगा। संक्षेप में अगर मैं कहूँ तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एक पहला अधिनियम था जो कि ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत के संदर्भ में पारित किया गया था। इससे पूर्व ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा किसी भी तरह का कोई कानून भारत में कंपनी शासन को लेकर प्रकाशित नहीं हुआ था और ना ही जारी किया गया था। तो ये पहला कानून था, या हम इसे भारत के वर्तमान संविधान के एक बीज के रूप में भी समझ सकते हैं कि ये बीज 1773 में बोया गया था, जिसके वृक्ष के तले आज भारत का लोकतंत्र फलता फूलता है, संचालित होता है। तो इस दृष्टिकोण से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है और भारत के संविधान
की जड़ें, उसकी उत्पत्ति की खोज जब की जाती है तो इतिहास हमें 1773 तक लेकर जाता है। तो निश्चित रूप से इन सभी मायनों में, इन सभी संदर्भों में ये एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे अध्ययन के दृष्टिकोण से बन जाता है। तो जब हम भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करेंगे तो हम शुरुआत रेगुलेटिंग एक्ट से करेंगे। दूसरा, संविधान का जो निर्माण है वो एकदम से नहीं हुआ। हर एक्ट के माध्यम से उससे पहले की व्यवस्था में सुधार किया गया या उसके प्रयास किए गए और एक नया प्रशासनिक तंत्र को खड़ा करने की कोशिश की गई। 1909 के कुछ दोषों को 1919 में दूर किया गया। अब 1919 में जो दोष थे उन्हें 1935 के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया गया और अंततः भारत का संविधान हम सभी के सामने है। तो इस तरह से हमें कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए, इतिहास का हाथ पकड़ते हुए उस समय तक जाना है जहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। क्योंकि 1773 किन परिस्थितियों में जारी किया गया, किन परिस्थितियों में ब्रिटिश पार्लियामेंट को भारत में कंपनी शासन को नियंत्रित करने की या उसमें दखल देने की आवश्यकता महसूस हुई, उन परिस्थितियों को जाने बिना, समझे बिना हम लोग भारत में किस तरह से ब्रिटिश शासन का आरंभ होता है और किस तरह से संवैधानिक विकास होता है, इसको ठीक तरीके से समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि आज की तारीख में भी, वर्तमान संविधान में भी और उसके पश्चातवर्ती 1909, 1919 या 1935 की अगर हम अधिनियम की बात करें तो उसके अंतर्गत कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं, कई सारे ऐसे पद हैं जो उससे पूर्व के एक्ट के माध्यमों से आते हैं, जैसे कि गवर्नर ऑफ इंडिया। तो ये सारे पदों का सृजन इन एक्ट से पहले किया गया था। किन परिस्थितियों में किया गया, क्यों किया गया, ये सब जानना बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। क्योंकि हम अचानक से जब 1909 या 1919 या 1935 में गवर्नर जनरल या उसकी कार्यकारिणी की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे मन में संशय पैदा हो जाता है कि ये पद कहाँ से आया या इस पद की प्रकृति क्या है, शक्ति क्या है, कहाँ उत्पन्न हुआ। तो इन सभी या इस तरह के अन्य पदों की जानकारी और उनकी परंपरा और उनका स्रोत सब कुछ जानने के लिए हमको इतिहास का सहारा लेना होगा और उस कालखंड तक जाना होगा, उस कालखंड की परिस्थितियों का परीक्षण करना होगा। तो चलिए, राजनीति विज्ञान आज इतिहास का हाथ पकड़कर पुराने समय में चलता है। चलिए इस यात्रा पर चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात करते हैं तो 1773 या एक तरीके से दूसरे शब्दों में कहा जाए तो 1858 तक के जितने भी अधिनियम हैं वो अधिनियम कंपनी शासन को नियंत्रित करने के लिए ही बनाए गए थे। क्योंकि 1858 तक भारत में ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन नहीं था या ब्रिटिश क्राउन का शासन नहीं था, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार का उद्देश्य लेकर भारत भूमि पर आई थी, उस कंपनी का शासन था। तो उस कंपनी को आइए थोड़ा सा समझते हैं संक्षेप में कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की एक कंपनी थी जो कि कई हिस्सेदारों से मिलकर बनी थी और इन हिस्सेदारों के द्वारा है इस कंपनी के संचालक मंडल यानी कि संचालक समिति का चयन किया जाता था। और इसके लिए एक कंडीशन रखी गई थी, एक शर्त रखी गई थी कि जो निवेशक 500 पाउंड के हिस्सेदार होते थे, यानी कि कंपनी में जिन्होंने 500 पाउंड से अधिक या 500 पाउंड निवेश किए हैं, केवल वो ही संचालक समिति के चुनाव में हिस्सा ले सकते थे। तो इस तरह से इनके द्वारा एक कंपनी के बोर्ड का गठन किया जाता था जो कि इस कंपनी की कर्ता धर्ता थी, संचालन करता थी। अब आपको
अगर आपने लिबरलिज़म पे हमारा वीडियो देखा होगा तो उसमें इस बात से आप भली भांति परिचित होंगे कि 16वीं और 17वीं शताब्दी औद्योगिक क्रांति की समय अवधि थी। औद्योगिक क्रांति का कालखंड था और इस कालखंड में नए नए वैज्ञानिक आविष्कारों की सहायता से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया था। इन उत्पादनों के लिए, इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती और तैयार माल के लिए बड़े बड़े बाज़ारों की आवश्यकता होती। अब इंग्लैंड क्योंकि इतना बड़ा राष्ट्र नहीं था, तो ये सारे संसाधन जुटाने के लिए कई सारी कंपनियों को उस समय पर क्राउन के द्वारा रॉयल चार्टर व्यापार हेतु जारी किया जाता था। तो उसी क्रम में ईस्ट की तरफ, यानी कि ईस्ट के क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया कुछ निवेशकों के द्वारा। और उसके पश्चात 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ, जो कि उस समय की वहाँ की महारानी थी, उनके द्वारा रॉयल चार्टर जारी किया गया। ये एक तरह का लाइसेंस था जिसका उपयोग पूर्व के देशों के साथ व्यापार पर एक अधिकार देने का प्रावधान था। इस रॉयल चार्टर के माध्यम से पूर्व के जो राष्ट्र थे उनके साथ व्यापारिक एक अधिकार का जो अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। इस तरह का रॉयल चार्टर प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार का उद्देश्य लेकर भारत भूमि पर कदम रखती है। भारत में सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम में वो वहाँ पर आते हैं और उसके पश्चात धीरे धीरे व्यापारिक उद्देश्य को लेकर वो कुछ केंद्र अपने स्थापित कर लेते हैं। आपको ये भी ज्ञात होगा अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो उस समय क्योंकि देश में केंद्रीय रूप से मुग़ल शासन था, मुग़ल एम्पायर था, जहांगीर के दरबार में ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रतिनिधि थे वहाँ पर नजराने लेकर जाते और बहुत ही दुर्लभ चीज़ें वहाँ पर उस समय मुग़ल सम्राट को दी जाती और उसके बदले में वो आबाद रूप से भारतवर्ष में व्यापार की अनुमति और सुविधाएं प्राप्त करते थे। तो अपनी इस टैक्टिक का, अपनी इस चालाकी भरी प्रयासों से धीरे धीरे उन्होंने भारत में कई केंद्र स्थापित किए, जिसमें प्रमुख रूप से अगर बात की जाए तो सूरत था, मुंबई जिसको कि उस समय बॉम्बे कहा जाता था, मद्रास जिसको आज चेन्नई हम कहते हैं, और कोलकाता जिसको आज की तारीख में हम लोग संबोधित करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख केंद्र थे। अब आपको ध्यान ये भी रखना है कि भारत भूमि पर व्यापार का उद्देश्य लेकर आने वाले इंग्लिश पीपल से पहले डच, पुर्तगाली और फ्रांसीसी यहाँ आ चुके थे और उन्होंने भी अपना व्यापार के केंद्र भारत भूमि पर स्थापित किए थे। इसमें सबसे अधिक शक्तिशाली फ्रांसीसी थे और उन्होंने भी अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। तो इन व्यापारिक केंद्रों को जहाँ से कि आयात और निर्यात किया जाता था, प्रमुख रूप से उनको फैक्ट्री कहा गया, उनको फैक्ट्री शब्द से संबोधित किया जाता था। और वहाँ पर एक जो अधिकारी होता था जो कि मुख्य रूप से एक व्यापारी ही होता था, जिसको फैक्टो कहा जाता था। तो इस तरह से ये जो फैक्ट्रीज़ होती थी, इनका जो कर्ता धर्ता था उसको फैक्टो कहा जाता था। और इस तरह से हम देखते हैं कि आगे चलते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कई सारे व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। धीरे धीरे इन व्यापारिक केंद्रों की स्थापना और साथ ही साथ अपने जो प्रतियोगी थे यानी कि फ्रांसीसी, उनसे सुरक्षा हेतु धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एक छोटी आर्मी को संगठित करना शुरू कर दिया, एक छोटी सेना का निर्माण करना शुरू कर दिया।
ये मुख्य रूप से गार्ड के रूप में भर्ती किए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे इनको सैन्य प्रशिक्षण देकर इस काबिल बना दिया गया कि वो युद्ध में हिस्सा ले सके। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सुरक्षा के मद्देनज़र अपनी एक छोटी सी सेना भी गठित कर ली, और इस सेना में अधिकांश लोग जो थे वो भारतीय ही थे, और उनको इंग्लिश पीपल के द्वारा प्रशिक्षण देकर इस योग्य बनाया जाता था कि वो आगे चलकर आवश्यकता पड़ने पर युद्ध में सहभागिता कर सकें। इन लोगों को सिपाहो शब्द से संबोधित किया जाता था, जो आज की तारीख में भी हम देखते हैं कि ये शब्द भारतीय उपमहाद्वीप में काफ़ी आमतौर पर प्रचलित है, सिपाही शब्द। तो ये उसकी उत्पत्ति वहीं से होती है। अब देखिए, बंगाल जो था एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। यहाँ पर फोर्ट विलियम एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तरह से कहा जाए तो केंद्रीय कार्यालय के तौर पर काम करता था। और जब फ्रांसीसियों के साथ अंग्रेज़ों का संघर्ष बढ़ता गया तो फोर्ट विलियम को और अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयास ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया। उस समय बंगाल का नवाब की गद्दी पर सिराजुद्दौला विराजमान हुआ, और वो शुरू से ही ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों के प्रति संशय रखता था, और उसका कहीं ना कहीं ये मानना था कि आगे चलकर ये उनकी रियासत के लिए घातक साबित होगा। तो वो थोड़ा सा शशांकित रहता था, और अपनी सुरक्षा के मद्देनज़र उसने फ्रांसीसियों के साथ में मित्रता बढ़ानी शुरू की, जो कि अंग्रेज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इन सब परिस्थितियों के चलते सिराजुद्दौला ने 1757 से पहले, कुछ समय पहले, फोर्ट विलियम के ऊपर आक्रमण करके उसको कब्ज़ा उस पर कर लिया, और साथ ही साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक लाइसेंसों को भी जब्त कर लिया, उसकी फैक्ट्रीज़ को जब्त कर लिया, और इस तरह से एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गतिविधियों को उन्होंने नियंत्रित करने का प्रयास किया। जब उन्होंने फोर्ट विलियम पे कब्ज़ा किया तो वहाँ पर काफ़ी सारे अंग्रेज़ों को उन्होंने कैद में ले लिया। कहा यह जाता है कि तकरीबन 143 लोग 143 लोगों को फोर्ट विलियम में एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया। इस काल कोठरी में इतिहासकारों के मत अनुसार 6 से अधिक लोग रह नहीं सकते थे, जिसमें कि 143 लोगों को कैद कर दिया गया। परिणाम ये हुआ कि उसमें से 123 के आसपास के लोगों की दम घुटने से मृत्यु हो गई। अब जिसको कि ब्लैक डेथ या ब्लैक होल के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है, इस घटना के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों में बड़े पैमाने पर क्रोध व्याप्त हो गया, और कहीं ना कहीं उनमें बदला लेने की भावना बलवती हो गई। ऐसी स्थिति में क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अन्य भी व्यापारिक केंद्र थे जहाँ पर उनकी फौजें हुआ करती थी, तो उसमें से मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक जत्था भेजा गया, जिसको ये कार्य सौंपा गया कि वो फोर्ट विलियम पर वापस कब्ज़ा करे और अंग्रेज़ों के साथ जो बर्बरतापूर्ण, जिसको कहना चाहिए, कृत्य सिराजुद्दौला द्वारा किया गया है उसका बदला लिया जाना चाहिए। यहाँ पर ये बात स्पष्ट नहीं है कि जिस काल कोठरी में 143 लोगों को रखा गया था वो जानबूझ के
या इंटेंशनली किया गया था अथवा ये घटना अनजाने में घटित हुई, इस बारे में कुछ भी निश्चित रूप से कह पाना कम से कम एक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के लिए मुश्किल है। इतिहासकारों से इस संदर्भ में और जानकारी ली जा सकती है। तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जत्थे ने वापस अपनी खोई हुई सारी जो भूमि थी, जो केंद्र थे, उसको वापस प्राप्त कर लिया। परिणाम स्वरूप बंगाल का जो नवाब था उसको काफ़ी सारी रकम और सारे जब्त फैक्ट्रीज और लाइसेंसेस ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस लौटाने पड़े। ये संधि अलीनगर की संधि के नाम से इतिहास में जानी जाती है। रॉबर्ट क्लाइव को अपने अभियान को समाप्त करके मद्रास लौटना था, किंतु वो वहीं रुक गया और उसने नवाब सिराजुद्दौला को स्थायी रूप से हटाने का षड्यंत्र करना शुरू किया। और इस षड्यंत्र में उसने मीर जाफ़र, जो कि बहुत क्लोज अलाई था सिराजुद्दौला का और बड़ी फ़ौज उसके पास थी, उसको अपनी ओर मिला लिया। उसके साथ कई अन्य जो स्थानीय व्यापारी थे वो भी मिल गए और इन्होंने षड्यंत्रपूर्वक सिराजुद्दौला को प्लासी की लड़ाई में हराया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स दो युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में महत्व बहुत रखते हैं। एक था प्लासी का युद्ध, जो कि 23 जून 1757 को लड़ा गया और सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया। और दूसरा युद्ध था बक्सर का युद्ध, जो कि 22 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया। प्लासी के युद्ध की अगर हम बात करें तो इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई, क्योंकि मीर जाफ़र ने उसके साथ विश्वासघात किया और बहुत अधिक युद्ध के बिना ही रॉबर्ट क्लाइव ने बड़ी आसानी से सिराजुद्दौला को इस युद्ध में पराजित कर दिया। इस युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने अपने आप को बंगाल का गवर्नर घोषित किया, उसे बंगाल का गवर्नर बनाया गया और इस तरह से 1757 से 1760 तक लगभग रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर के रूप में कार्य करता रहा। उसके पश्चात बक्सर का युद्ध हम देखते हैं, तो यहाँ पर प्लासी का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इस दृष्टिकोण से, क्योंकि इस युद्ध के माध्यम से व्यापारी के भेष में आए हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार राज्य सत्ता को हथिया लिया। पहली बार उन्होंने राजनीतिक कदम उठाया था और एक भूभाग के ऊपर अपनी संप्रभुता कायम की थी, एक संप्रभुता स्थापित की थी, और ये था बंगाल, जहाँ के नवाब को सिराजुद्दौला को उन्होंने प्लासी की युद्ध में पराजित करके उस पर कब्जा कर लिया और अपनी संप्रभुता स्थापित की। तो ये प्लासी का युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार एक राजनीतिक सत्ता का रूप यहाँ पर धारण कर लिया था, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे चलकर बक्सर का जो युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुग़ल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच में लड़ा गया। एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश फौज थी और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज कंपनी से लड़ रही थी। इसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई और इसका परिणाम ये निकला कि पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व का अधिकार अंग्रेज कंपनी के हाथ में चला गया। तो इस तरह से देखते हैं कि हम दो जो महत्वपूर्ण युद्ध इतिहास के कालखंड में हमें देखने को मिलते हैं, एक तो प्लासी का युद्ध 1757 का और दूसरा 1764 का बक्सर का युद्ध। ये इन दोनों युद्धों में के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दो घटनाएं इतिहास के कालखंड में हमें देखने को मिलती है। इसके पश्चात बक्सर के युद्ध की समाप्ति के बाद क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, यहाँ पर एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि क्लाइव 2 बार बंगाल का गवर्नर रहा है। द्वितीय जो कार्यकाल था, जो कि 1765 से 1767 तक था, उस दौरान रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ क्रमशः इलाहाबाद की प्रथम द्वितीय संधि की। कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। दीवानी का तात्पर्य यह था कि राजस्व कलेक्ट करने का अधिकार, कर प्राप्त करने का अधिकार को दीवानी अधिकार कहा जाता था। तो इस तरह से दीवानी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की नींव रखी। द्वैत शासन का अर्थ होता है दोहरी नीति अथवा दोहरा शासन, ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्लाइव ने बंगाल में दोहरा शासन स्थापित किया, जिसमें दीवानी अर्थात भू राजस्व वसूलने का अधिकार कंपनी के पास था, किंतु प्रशासन का भार नवाब के कंधों पर था। इस व्यवस्था की एक खास विशेषता थी, जिसको कि हम इन शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं: उत्तरदायित्व रहित अधिकार तथा अधिकार रहित उत्तरदायित्व। इस योजना के अंतर्गत सैनिक संरक्षण, विदेश व्यापार नीति, विदेशी व्यापार का प्रबंध तो कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया था, किंतु लगान वसूलने व न्याय के लिए भारतीय अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया था। लगान वसूल करने के लिए मोहम्मद रजा खां को बंगाल का तथा शिताब राय को बिहार का दीवान बनाया गया। अब शीघ्र ही अद्वैत शासन प्रणाली के दुष्परिणाम सामने आने लगे। 1900 बोलने में आता है, 1757 के पश्चात 1767 तक हम देखते हैं कि कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी और न्याय मात्र बीते समय की बात होकर रह गया था। तो इस समय जो कंपनी के अधिकारी थे, उन्होंने कंपनी के लिए कार्य के स्थान पर, कंपनी के व्यापार के स्थान पर स्वयं की संपत्ति बढ़ाने के दृष्टिकोण से वो भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गए थे और भारी मात्रा में उस समय कंपनी के अधिकारियों के द्वारा इस देश में भ्रष्टाचार किया गया, निजी तौर से व्यापार किया गया और कंपनी की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। इस संबंध में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि 1765 से 84 तक ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी और बुरी सरकार संसार के किसी भी देश में नहीं थी। तो कॉर्नवालिस के इस स्टेटमेंट से हम समझ सकते हैं कि स्थितियाँ कितनी बुरी थी। द्वैत शासन से किसी कृषि व्यवस्था को भी आघात लगा था। राजस्व वसूली सर्वोच्च बोली लगाने वालों को दी जाने लगी थी और ऊपर से 1770 ईस्वी के बंगाल के अकाल ने तो कृषकों की कमर ही तोड़ दी थी। तो यहाँ पर जब रॉबर्ट क्लाइव ने द्वितीय कार्यकाल ग्रहण किया और द्वितीय कार्यकाल उनका 1767 तक रहा, उस दौरान न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। जितने भी कंपनी के अधिकारी थे वो अधिकतर भ्रष्टाचार में लिप्त थे और अपने निजी हितों को प्राथमिकता देते हुए निजी लाभ के लिए कार्य करने लगे थे। 1765 में दीवानी का अधिकार प्राप्त करने के बाद कंपनी के कर्मचारी भारत में धनी बनकर इंग्लैंड लौटने लगे थे और वहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। अतः इंग्लैंड में ये आम भावना थी कि कंपनी आर्थिक दृष्टि से मजबूत है, क्योंकि उस समय के ब्रिटिश लोग ये देखते थे कि जो भी व्यक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करके आता है, वहाँ पर कार्यरत रहता है और लौटने के बाद काफ़ी सारा धन और माला माल धनवान होकर लौट के आता है। तो इस तरह से एक संकेत आम जनभावना में ब्रिटेन की जाने लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति आर्थिक रूप से काफ़ी शक्तिशाली है, मजबूत है। परंतु वास्तविकता ये नहीं थी। जो कंपनी के कर्मचारी और अधिकारियों की
आर्थिक संपन्नता ब्रिटेन में दिखाई देती थी, उसका कारण उनके व्यक्तिगत तौर से किए गए भ्रष्टाचार थे। कंपनी की स्वयं की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, उसकी आर्थिक नींवें खोखली हो चुकी थी और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि यदि कंपनी के लिए जल्दी से जल्दी धन ना जुटाया गया तो कंपनी के अस्तित्व को ही खतरा उत्पन्न हो सकता था। इन सभी तमाम परिस्थितियों में 1772 में 1772 में कंपनी ने ऋण के लिए ब्रिटिश सरकार को आवेदन दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी के आवेदन पर विचार करने हेतु सरकार ने यह मामला 2 समितियों, सीक्रेट समिति तथा सेलेक्ट समिति को सौंपा और इन समितियों के सुझाव के आधार पर सरकार ने 2 विधेयक तैयार किए। प्रथम विधेयक में कंपनी को 14 लाख पाउंड ऋण देने की व्यवस्था की गई तथा दूसरे विधेयक में कंपनी पर कुछ सरकारी नियंत्रण रखने के लिए कंपनी की संचालक समिति तथा भारत में प्रशासन व्यवस्था में परिवर्तन करने की व्यवस्था की गई। दूसरे विधेयक को, ध्यान दीजिएगा, दूसरे विधेयक को रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है, जिसे इंग्लैंड की संसद में 1773 में पास किया गया तथा 1774 में लागू किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारत में कंपनी के शासन और प्रशासन और उसकी गतिविधियों को नियंत्रित करने के दृष्टिकोण से ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट या तात्कालिक ब्रिटेन में उदारवादी आर्थिक नीतियों के चलते कंपनियों को अपना व्यापार करने की खुली छूट दी जाती थी। बाजार संबंधों के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था का संचालन होता था। राज्य के कम से कम हस्तक्षेप को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता था। मुक्त प्रतिस्पर्धा का वातावरण था। इन सभी वातावरण में, इन सभी परिस्थितियों में पूंजीवाद की स्थापना हो सके, इसी दृष्टिकोण से एडम स्मिथ हमारे सामने आते हैं, जिन्होंने मुक्त व्यापार की वकालत की थी, और राजनीतिक दृष्टिकोण से जॉन लॉक हमारे सामने आते हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता को एक प्रमुख मूल्य के रूप में उस समय प्रतिस्थापित किया था। तो इन विचारधाराओं और विचारों के वातावरण में तात्कालिक ब्रिटेन में कंपनियों को व्यापार की खुली अनुमति दी जाती थी। तो इसी का परिणाम था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में मुक्त रूप से, जिस तरह से उसने चाहा, सारी नैतिकता को परे रखकर अपना व्यापारिक वेशभूषा से एक राजनीतिक सत्ता का रूप धारण कर लिया था और इस राजनीतिक सत्ता का धीरे धीरे विकास हो रहा था। तो ऐसे में ये भय ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी उत्पन्न हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे पूर्ण अधिकार कर ले और अपने आप को संप्रभु घोषित करके भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उसके ऊपर कब्जा करके ब्रिटेन के लिए ही एक चुनौती बन जाए। तो इन सभी संशयों के बीच में, डर के बीच में, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कंपनी के गतिविधियों को नियंत्रित करने के दृष्टिकोण से ही 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, जिससे कि कंपनी का जो राजनीतिक आयाम था, जिसका विकास भारत में हो रहा था, उस आयाम को, उस पक्ष को नियंत्रित किया जा सके। व्यापार में रेगुलेटिंग एक्ट ने किसी भी तरह के कोई नियंत्रणकारी प्रावधान लागू नहीं किए, केवल जो राजनीतिक आयाम जो कंपनी का विकसित हो रहा था, जो राज सत्ता उसके द्वारा विकसित की जा रही थी, जो एक सैनिक शक्ति उसके द्वारा इकट्ठी की जा रही थी, इन सभी पक्षों को नियंत्रित करना आवश्यक हो गया था कि कहीं आगे चलकर ये स्वयं ब्रिटेन के लिए चुनौती ना बन जाए। तो इन सब परिस्थितियों के मद्देनज़र रखते हुए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया। तो इस व्याख्यान को मुझे रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के साथ समाप्त करना था, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो गया है। तो हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किस तरह के प्रावधान भारतवर्ष के लिए किए गए, किस तरह से प्रावधानों के द्वारा कंपनी के गतिविधियों को भारत में नियंत्रित करने का प्रयास किया गया, उसको हम इस वीडियो की अगली सीरीज़ में देखेंगे, जो कि हम बहुत जल्दी ही आपके समक्ष लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और व्हाट्सएप ग्रुप जो कि आप लोगों के लिए द्वितीय वर्ष के लिए बने हुए हैं, उसमें केवल विषय से संबंधित ही पोस्ट डालें। अर्नगल पोस्टें जिनका कोई संबंध विषय और पढ़ाई लिखाई से नहीं है, ऐसी पोस्टों से बचें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐप की लिंक और उसकी जो बेस फाइलें हैं वो मैंने ग्रुप में शेयर की हैं, तो उनको भी आप डाउनलोड करके
उस आधार पर भी अपने यूट्यूब चैनल को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।